नमस्ते। हेलो एवरीवन। हम लोग जो पोएटिक्स एंड प्रोज़ोडी का पेपर पढ़ रहे थे इतने दिनों से, आज उसके सारांश के रूप में और जो हमने पढ़ा है उसका क्या महत्व है, उसको आधार बना कर के आज का मेरा व्याख्यान है। काव्यशास्त्र यानी साहित्य दर्पण। हमने जो पोएटिक्स नाम रखा इस पेपर का, यानी काव्यशास्त्र, उस काव्यशास्त्र के अंतर्गत हमने साहित्य दर्पण का अध्ययन किया है। और ये जो काव्यशास्त्र है यानी साहित्य दर्पण का अध्ययन किया है, वह किन मायनों में हमारे लिए लाभकारी है और उपलब्धियों भरा रहेगा, इस विषय पर हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले काव्यशास्त्र का महत्व मैं आपको थोड़े से शब्दों में बताऊंगी। देखिए, संस्कृत काव्यशास्त्रीय परंपरा में साहित्य का आलोचन अथवा काव्य मीमांसा का सैद्धांतिक स्वरूप काव्यशास्त्र, साहित्य शास्त्र अथवा समीक्षा शास्त्र कहलाता है। वस्तुतः काव्य सौंदर्य की परख करने वाले शास्त्र का नाम काव्यशास्त्र है। संस्कृत साहित्य शास्त्र में काव्य शब्द साहित्य का ही पर्यायवाची है, जिसमें गद्य, पद्य, श्रव्य, दृश्य, चंपू आदि सभी प्रकार के वाङ्मय का अंतर्भाव हो जाता है। सहृदयों को आह्लादित करने वाले सुंदर कविर व्यापार से युक्त रचना में समुचित रीति से स्थित साहित्य युक्त शब्दार्थ का नाम ही काव्य है। संस्कृत साहित्य के काव्य या कविता अंग की विधि व्यवस्थाओं का विवेचन, समीक्षण करने वाले शास्त्र ही काव्यशास्त्र कहलाए जाते हैं। उसमें हमें काव्य का स्वरूप, काव्य का लक्षण, काव्य का स्वभाव, प्रवृत्ति और उसकी विभिन्न समस्याओं एवं विचार विभेदों का वैज्ञानिक निरूपण देखने को मिलता है। काव्य तो हम पढ़ते हैं, है ना, लेकिन काव्य के क्या स्वरूप होना चाहिए, क्या उसका लक्षण होना चाहिए, क्या उसकी प्रवृत्ति है ना, या उसमें क्या समस्याएं हैं, ये सब बातें जब आप काव्य पढ़ते हैं तो काव्य पढ़ना और काव्य शास्त्र की दृष्टि से काव्य को देखना, दो बातें होती हैं। मान लीजिए आपने रघुवंश महाकाव्य को पढ़ा, है ना, और ये महाकाव्य है, तो महाकाव्यों के क्या क्या लक्षण होने चाहिए, उसमें कैसा नायक होना चाहिए, कैसी नायिका होनी चाहिए, कितने अंक होने चाहिए, और उसमें किन किन चीजों का वर्णन होना चाहिए, किन किन वर्णनों का निषेध होना चाहिए, क्या वो जो कथा है कवि कल्पित है या ऐतिहासिक है, तो महाकाव्यों की कथा वस्तु कैसी होनी चाहिए, ये सब जितनी भी सभी बातें हैं, ये सब आपको कैसे पता चलेंगी, ये सभी आपको काव्यशास्त्र के अध्ययन से पता चलेंगी। तो जो हमने अभी साहित्य दर्पण को पढ़ा है और उसका जितना भी अध्ययन किया है, चूंकि साहित्य दर्पण जो ग्रंथ है वह 10 परिच्छेदों में है और इतना विशाल है कि वो एक बार के सेमेस्टर में आप नहीं पढ़ सकते। तो उसका प्रथम और द्वितीय अध्याय और दशम अध्याय के कुछ अलंकार आपके कोर्स में हैं, लेकिन हमें जैसे रूपक के बारे में हमने बताया आपको ना, गद्य पद्य काव्य में तो ये सब रूपक भी हैं, उपरूपक भी हैं। तो मान लीजिए रूपक के किसी भी भेद का, जैसे 10 रूपक हैं हमारे पास, तो किसी भी भेद का यदि हमें अध्ययन करना हो,
है ना। तो जैसे प्रकरण ही है, जैसे मृच्छकटिकम एक प्रकरण है, तो प्रकरण में क्या क्या व्यवस्थाएं होनी चाहिए, कैसे हमारा ये प्रकरण सिद्ध होगा। जैसे रघुवंश का महाकाव्यत्व सिद्ध करना होगा तो आपको साहित्य दर्पण के छठे परिच्छेद से महाकाव्य के जो लक्षण हैं उनको उद्धृत करना होगा। तदुपरांत आपको ये देखना होगा कि जो लक्षण साहित्य दर्पण में महाकाव्य के दिए हुए हैं क्या वे सभी इस रघुवंश महाकाव्य में हैं। यदि हैं तो वह रघुवंश महाकाव्य महाकाव्यत्व के जो लक्षण हैं उस पर उसका महाकाव्यत्व सिद्ध हो जाएगा। ठीक है, तो काव्य शास्त्र का क्यों महत्व है, सिर्फ इसीलिए जो पंक्ति इसमें लिखी हुई है कि काव्य शास्त्र के जो विधि व्यवस्थाएं हैं उनका विवेचन और समीक्षण करने वाला शास्त्र ही काव्य शास्त्र कहलाता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। और केवल जैसे मैंने आपको केवल अभी महाकाव्य का बताया उदाहरण, तो आप समझ लीजिए संस्कृत साहित्य की जितनी भी विधाएं हैं उन सभी की विधि व्यवस्थाओं के विवेचन के लिए और उनका समीक्षण करने के लिए हमें किसका सहारा लेना पड़ेगा, हमें काव्य शास्त्र का ही सहारा लेना पड़ेगा। तो इसीलिए काव्य शास्त्र का बहुत अधिक महत्व है जब हम संस्कृत साहित्य का अध्ययन करते हैं तब। अच्छा, तो काव्य का स्वरूप, काव्य के लक्षण, ये सभी जो बातें हैं, है ना, ये सब हमें काव्य शास्त्र से ही पता चलती हैं। हम चाहे आचार्य मम्मट का काव्य प्रकाश पढ़ें, चाहे आचार्य विश्वनाथ का साहित्य दर्पण पढ़ें। मैंने प्रारंभ के जो व्याख्यान थे उसमें काव्य शास्त्रीय ग्रंथों की एक सूची दी थी और उसी के सामने उनके जो ग्रंथकार हैं उनको लिखा था। तो आपको क्या करना है, जब भी आपको टाइम हो तो आप उस सूची को भी पढ़िए। और ऐसा नहीं कि कोर्स में हमारे साहित्य दर्पण है तो हम केवल साहित्य दर्पण का ही अध्ययन करें। आपको अन्य जो ग्रंथ हैं उनका भी थोड़ा थोड़ा अध्ययन करना चाहिए, उनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो जो काव्य शास्त्र है ऐसे विचार विभेदों का वैज्ञानिक निरूपण हमें इन काव्य शास्त्रों में देखने को मिलता है। सबसे पहले साहित्य की शिक्षा का फल साहित्य के अधिकारों को सुसंपन्न बनाना है, अर्थात भावना को निर्मल करना और भावुकता को परिष्कृत करना साहित्य शिक्षा का प्रथम सोपान है। जिन लोगों की भावना और भावुकता के संस्कार ईश्वर ने दिए हैं उन्हें निर्मल और स्वच्छ बनाना साहित्य का काम है। इसीलिए कहा गया था कि नरत्वम दुर्लभम लोके विद्या तत्र सुदुर्लभा। ये जो साहित्य है, साहित्य का ज्ञान है, ये उसी विद्या का एक पार्ट है। तो जिस प्रकार खान से निकला हीरा जब तक शान पे न चढ़ जाए तब तक उसमें राज मुकुट पर चढ़ने की योग्यता नहीं होती, इसी प्रकार साहित्य की पकड़ के बिना भावना और भावुकता इनका परिमार्जन और परिष्कार नहीं होता है। वाणी आदि के द्वारा प्रकाशित किए भावों में प्रकृष्ट भावुकता उत्पन्न करना साहित्य शास्त्र का दूसरा अंग है। यदि भावना ने किसी दुखी के दर्द और दुख भरे जो उनकी भावना है उसको हमारे हृदय में अविकल रूप से पहुंचाया है और भावुकता ने उसका यथावत अनुभव करा के हमारे हृदय को तन्मयत दुखमय बना दिया है, तो साहित्य शिक्षा के सहारे हम उस हृदयगत भाव में इतनी भावुकता पैदा कर सकते हैं जिससे हमारे शब्दों और अर्थों को सुनने समझने वाले भी हमारी ही तरह उस भाव से, उस भाव के प्रभाव से प्रभावित हो सकें। वाल्मीकि का उदाहरण हमारे सामने प्रत्यक्ष है। जब वाल्मीकि जी ने क्या देखा, एक क्रौंच पक्षी यानी उस
मिथुन जोड़े में से मैथुन करते हुए उस एक जोड़े में एक का जब व्याध के द्वारा अंत होते हुए देखा तो उनके हृदय से कविता फूट पड़ी और वही सबसे पहली पद्यगत रचना मानी जाती है। तो जो हमारे हृदय में भावुकता है, हम उसे दूसरे की भावुकता से जब मिला लें तो हमारे हृदयगत जो भाव निकलते हैं, जो शब्द और अर्थ हमारे अंदर से निकलते हैं, वे निश्चित रूप से अन्य पाठकों के और सहृदयों के हृदय में भी समा जाते हैं। यदि सुनने वालों में, ये तो हुई वर्णन करने वाले की बात, तो यदि सुनने वालों में वासना नामक संस्कार की एक बूंद भी विद्यमान है, यदि उनके हृदय में प्रेम, शोक, हंसी, क्रोध और उत्साह आदि के बीज बिल्कुल निर्मूल नहीं हो गए हैं, यदि उनमें बात सुनने और भाव समझने की शक्ति का एकदम विलोप नहीं हो गया है, तो निस्संदेह साहित्य शिक्षा से सुसंपादित वचनावली के प्रभाव से उनका हृदय श्रृंगार, करुण, हास्य, रौद्र और वीर आदि रसों में तन्मय हुए बिना नहीं रह पाएगा। यह प्रभाव का तारतम्य वक्ता और श्रोता की योग्यता के तारतम्य पर निर्भर होता है। तो ये हुई हमारी साहित्य की बात। साहित्य कितना प्रभावशाली है, ये अभी हमने देखा। संपूर्ण अधिकार और फलों की विवेचना करना साहित्य शिक्षा का अंतिम अंग है। भावना, भावुकता और प्रभावुकता को परखना, इनके गुणों को जानना और दोषों को पहचानना, इनमें औचित्य संपादन करने और अनौचित्य का परिहार करने की योग्यता उत्पन्न कर देना ही साहित्य शिक्षा की चरम सीमा है। इस प्रकार स्पष्ट होता है कि भावना को निर्मल और अप्रतिहत बनाना, भावुकता को परिष्कृत और परिमार्जित करना एवं प्रभावुकता को सुसंपादित और करना साहित्य शिक्षा का फल है। तो साहित्य शिक्षा का कितना अधिक फल है, ये आपने अभी जाना। संस्कृत में अन्य शास्त्रों के समान काव्य शास्त्र अथवा साहित्य शास्त्र पर भी अनेक गंभीर विचारपूर्ण ग्रंथों का निर्माण हुआ है। मुनियों ने और प्राचीन तथा अर्वाचीन अनेक आचार्यों ने बड़ी गहरी छानबीन के साथ इसके हर एक अंग की विवेचना की है। अभी इसके अंगों के बारे में मैंने आपको बताया, तो ऐसा नहीं कि लिख दिए गए, बहुत गहरी छानबीन कैसे, बहुत गहरी योग्यताओं के बाद, बहुत गहरे अनुभवों के बाद ये ग्रंथ लिखे गए हैं, है ना। तो साहित्य दर्पण, अभी हमने काव्य शास्त्र का महत्व पढ़ा, साहित्य का महत्व देखा। साहित्य दर्पण साहित्य शास्त्र का एक ग्रंथ है। इसे हम काव्य शास्त्र का ही एक ग्रंथ कह सकते हैं, क्योंकि काव्य शास्त्र और साहित्य शास्त्र एक ही नाम है। साहित्य शास्त्र कहें अथवा काव्य शास्त्र कहें। तो इतने सारे ग्रंथ और ग्रंथकारों की सूची मैंने आपको दी थी, उसमें हम देखते हैं कि जो साहित्य दर्पण ग्रंथ है, ये बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। तो जो काव्य शास्त्र का अध्ययन करना चाहते हैं, उन्हें साहित्य दर्पण अवश्य पढ़ना चाहिए। तो क्यों ये इतना प्रसिद्ध है? तो संस्कृत काव्य शास्त्रीय ग्रंथों में साहित्य दर्पण अपने गुणों के कारण बहुत प्रसिद्ध है। प्राचीन ग्रंथों को पढ़ने से जो ज्ञान प्राप्त होता है, वह अकेले इस ग्रंथ से ही प्राप्त हो जाता है। और सांगोपांग मिल जाता है। क्या? सांगोपांग जो भी जानकारी होती है, जो भी ज्ञान होता है, वह पूरा ज्ञान हमें इससे प्राप्त हो जाता है। दृश्य और श्रव्य काव्यों की सभी ज्ञातव्य बातें इस अकेले ग्रंथ से ही जानी जा सकती हैं। मैंने अभी आपको बताया था कि यदि हमें
महाकाव्य का लेना हो, लक्षण देखना हो, या खंड काव्य का लक्षण देखना हो, गद्य का लक्षण देखना हो, चंपू काव्य का लक्षण देखना हो, 10 रूपकों का देखना हो, 18 उपरूपकों का देखना हो, किसी का भी हमें लक्षण देखना हो, उसके उदाहरण देखने हो, है ना, तो दृश्य और श्रव्य इन सभी की ज्ञातव्य बातें इस अकेले ग्रंथ से ही जानी जा सकती हैं। इसमें विषय के निरूपण की शैली प्रांजल और विशद है। इसकी भाषा बहुत सरल और मनोहर है, क्लिष्टता नहीं है। तो इन्हीं कारणों से पठन पाठन में इसका बहुत अधिक प्रचार है। यानी साहित्य दर्पण काव्य शास्त्रीय ग्रंथों में अपनी एक अलग महत्ता रखता है, इसीलिए यह बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। और हमें जो पढ़ना है, इसके साहित्य दर्पण के जो ज्ञान को हम पढ़ते हैं, मैंने अभी बताया कि हम इसके केवल पहले और दूसरे और दशम परिच्छेद के कुछ अलंकारों का अध्ययन कर रहे हैं, लेकिन ये 2 सेमेस्टर में जब हम पढ़ेंगे इसको, इसका अगला भी पार्ट है ना। तो जैसे हमने मान लीजिए पोएटिक्स एंड प्रोज़डी में इसको लिया है, तो ये इतना है। पोएटिक्स एंड प्रोज़डी या पोएटिक्स और कुछ बुक इसके साथ लगाते हैं जब हम, तो इसका अनदर पार्ट यानी जो साहित्य दर्पण के बचे हुए जो तृतीय परिच्छेद है, छठा परिच्छेद है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, वे सभी हमारे कोर्स में धीरे धीरे आ जाते हैं। तो ये जो साहित्य दर्पण है, इसीलिए मतलब 10 परिच्छेद पूरे ना होकर कुछ थोड़ा सा अंश इसका रहता है, अदरवाइज ये सभी जो पाठ्यक्रम है उसमें लगभग पूरा ही लगा हुआ है साहित्य दर्पण। ठीक है, अब देखिए कैसे ये बहुत अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत के प्रायः सब प्रांतों में संस्कृत विषय के पाठ्यक्रमों में साहित्य दर्पण नियत है, निश्चित है, पढ़ना ही है। चाहे 2 सेमेस्टर में पढ़ रहे हैं इसको हम, और चाहे हम 3 सेमेस्टर में पढ़ रहे हैं, लेकिन ये साहित्य दर्पण पठनीय आवश्यक है। यूजीसी नेट, पीजीटी, टीजीटी एवं विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में भी यह निर्धारित है। तो जब हम मान लीजिए हम संस्कृत से बीए करते हैं और संस्कृत से एमए करते हैं, है ना। अब एमफिल तो कहीं कहीं कम हो गई है, कहीं कहीं हटी गई है, बस कुछ ही विश्वविद्यालयों में एमफिल चल रही है, वो भी मतलब अंत ही होने वाली है कि भाई अब हम एमफिल नहीं कराएंगे, पीएचडी डायरेक्ट कराएंगे। तो देखिए यूजीसी नेट यानी बीए एमए के बाद नेट में जो नेट का एग्जाम हमें पास करना है, उसमें भी साहित्य दर्पण लगा हुआ है। और पीजीटी यानी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर जो आप बनते हैं, जो 11th और 12th के टीचर आप बनते हैं, उसमें भी साहित्य दर्पण लगा हुआ है। टीजीटी इसमें भी लगा हुआ है, और भी बहुत सारी जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनमें भी यह साहित्य दर्पण लगा हुआ है। ये क्यों महत्वपूर्ण है? देखिए, हिंदी साहित्य में काव्य शास्त्र के एक पाठ्यक्रम में साहित्य दर्पण निर्धारित है। यानी जो हिंदी साहित्य, संस्कृत साहित्य के अलावा जो हिंदी साहित्य के भी विद्यार्थी हैं, उनको भी साहित्य दर्पण पढ़ना होता है। तो ये जो विषय है, जो हमने इस पूरे ऑनलाइन पढ़ाया आपको, ये कितना महत्वपूर्ण है ये आपको पता चल रहा है। तो देखिए, इसी तरह से बंगाल की तीर्थ, काशी की आचार्य, पंजाब की विशारद तथा अन्य परीक्षाओं में भी यह लगा हुआ है। तो देखिए कितना महत्वपूर्ण है, साहित्य दर्पण पढ़ना ही है। यदि आपको जॉब में आना है, अपना सिक्योर करना है, अपना जो मार्क्स का लेवल है, तो आपको ये जो हमने कोर्स पढ़ाया है, ये उस क्षेत्र में आपको बहुत अधिक लाभकारी सिद्ध होगा।
अंग्रेजी में संस्कृत लेने वाले छात्रों को भी एमए परीक्षा में इसका कुछ अंश पढ़ना होता है, तो उन्हें भी पढ़ना पड़ रहा है ये साहित्य दर्पण। यानी जो इंग्लिश लिटरेचर के विद्यार्थी हैं और हिंदी लिटरेचर के विद्यार्थियों को भी पढ़ना है। इट मीन्स ये कितना आवश्यक है, इसे आप देखिए। तो ये तो हुई इसकी महत्ता की बात कि साहित्य दर्पण को पढ़ना ही है, इसीलिए हमारा ये जो कोर्स है मूक के द्वारा जो चलाया जा रहा है, पोएटिक्स एंड प्रोजेडी, ये कोर्स बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें एक एक विषय को बहुत गंभीरता से और बहुत धीरे धीरे, कोई जल्दबाजी हमने नहीं की आपको पढ़ाने में, कहीं भी कोई जल्दी नहीं है, और आसानी से आपको समझाया गया है। और कुछ लेक्चर्स के लिए हमने प्रोफेसर वेद प्रकाश इंडोरिया जी को, जो कि दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाते हैं, उनको भी हमने ससम्मान यहाँ आमंत्रित किया और उन्होंने भी अपने व्याख्यान दिए, जिससे आपको और अधिक लाभ होगा। तो ये साहित्य दर्पण बहुत अधिक लाभदायक रहेगा आपकी, जो भी आप एमए करते हैं, बीए करते हैं, उन सभी में, प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी ये बहुत अधिक लाभदायक है। अब हम साहित्य दर्पण, ये जो कोर्स हमने आपको पढ़ाया है, इस कोर्स को सारांश के रूप में हम आपको बताते हैं कि हमने 12 वीक का जो हमारा रहा कोर्स, इस पूरे कोर्स में हमने कैसे कैसे आपको जो इसके अध्याय हैं, जो इसके विषय हैं, वो हमने कैसे कैसे बताए। तो सबसे पहले साहित्य दर्पण में 10 परिच्छेद हैं, जिनमें से हमारे इस पाठ्यक्रम में प्रथम, द्वितीय और दशम परिच्छेद के कुछ अलंकार हैं। ऐसे तो दशम परिच्छेद में 68 अलंकारों का वर्णन है, जो कि आचार्य विश्वनाथ ने किया है, लेकिन हमारे कोर्स में हमने लगभग 14 अलंकारों का अध्ययन किया है, जो कि बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हैं, बहुत प्रमुख हैं और नेट परीक्षाओं में भी लगे हुए हैं या अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में भी वे लगे हुए हैं। तो प्रथम परिच्छेद में हमने मंगलाचरण, काव्य प्रयोजन, अन्य काव्य शास्त्रीय आचार्यों के काव्य लक्षण का आचार्य विश्वनाथ के द्वारा खंडन तथा स्वयं के काव्य लक्षण का प्रतिपादन, ये हमने पढ़ा। और द्वितीय परिच्छेद में वाक्य, यानी जो आचार्य विश्वनाथ ने अपने काव्य लक्षण को प्रतिपादित किया, वाक्यम रसात्मकम काव्यम, तो वाक्य को लेके जो विशेष चर्चा है, यानी वाक्य, पद, अर्थभेद, शब्द शक्तियां, जिनमें अभिधा, लक्षणा और व्यंजना, इन सभी का हमने विस्तार से अध्ययन किया। दशम परिच्छेद में जो मैंने भी बताया 14 अलंकार आपके लगे हुए हैं। देखिए, अनुप्रास, यमक, श्लेष, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, विभावना, विशेषोक्ति, दृष्टांत, अर्थांतरन्यास, अतिशयोक्ति, निदर्शना, व्यतिरेक और संसृष्टि, ये अलंकार हमने विस्तार से पढ़े हैं अपने व्याख्यानों में। अब देखिए, साहित्य दर्पण में जो मंगलाचरण है वह, तो किसी भी ग्रंथ के आरंभ में मंगलाचरण करने की भारतीय परंपरा है। मंगलाचरण के 3 प्रकार माने गए हैं, नमस्कारात्मक, आशीर्वादात्मक और वस्तु निर्देशात्मक। इसी परंपरा का अनुसरण करते हुए आचार्य विश्वनाथ ने ग्रंथ के आरंभ में वाङ्मय की अधिष्ठात्री देवी भगवती सरस्वती को अनुकूल बनाने के लिए उनकी आराधना करते हुए आशीर्वादात्मक मंगलाचरण प्रस्तुत किया है। पुनः आगे बढ़ते हैं तो साहित्य दर्पण में काव्य प्रयोजन, चतुर्वर्ग फल प्राप्ति सुखाद अल्पधियाम अपि काव्याद एव यतस्तेन तत्स्वरूपम निरूप्यते। इसके उपरांत आचार्य विश्वनाथ ने काव्य प्रयोजन को बताया कि अल्प बुद्धि वालों को भी सुख से चतुर्वर्ग के फल की प्राप्ति काव्य से होती है, इसीलिए उस काव्य के स्वरूप का निरूपण किया जाता है। साहित्य दर्पण के प्रथम परिच्छेद में ही काव्य लक्षण खंडन
है। तो आचार्य विश्वनाथ ने अपने काव्य लक्षण को स्थापित करने से पूर्व निम्न आचार्यों के काव्य लक्षण का खंडन किया है, जिसमें आचार्य मम्मट, आचार्य कुंतक, आचार्य भोज, आचार्य आनंदवर्धन और आचार्य वामन हैं। आचार्य मम्मट के काव्य लक्षण का जो खंडन है वह विस्तृत है और बाकी आचार्यों के काव्य लक्षणों का भी खंडन है, लेकिन अपेक्षाकृत आचार्य विश्वनाथ के जो काव्य लक्षण है उस पर विशेष रूप से आचार्य विश्वनाथ ने खंडन क्रिया की है। फिर इसके बाद आचार्य विश्वनाथ ने अपना काव्य लक्षण स्थापित किया। वाक्यम रसात्मकम काव्यम दोषास्तस्य अपकर्षकाः उत्कर्ष हेतवः प्रोक्ता गुणालंकार रीतयः। यानी रसात्मक वाक्य को काव्य कहते हैं, काव्य के अपकर्षकों को दोष कहते हैं, गुण, अलंकार और रीतियां काव्य की उत्कृष्टता के कारण होते हैं। अब साहित्य दर्पण के द्वितीय परिच्छेद का प्रारंभ वाक्य की परिभाषा से होता है। वाक्यम स्याद योग्यता आकांक्षा आसक्ति युक्तः पदोच्चयः। योग्यता, आकांक्षा और आसक्ति से युक्त पद समूह का नाम ही वाक्य है और जिसमें योग्यता, आकांक्षा और आसक्ति होगी, यानी एक साथ तीनों उपस्थित होंगे तभी वह वाक्य होगा। फिर वाक्य के अंतर्गत वर्ण आए और वर्ण की परिभाषा देते हुए उन्होंने बताया वर्णः पदम प्रयोगार्हः अन्वितैकार्थ बोधकः यथा घटः। अब यहाँ अर्थ की बात आई तो अर्थ को बताते हुए विश्वनाथ जी ने कहा कि अर्थो वाच्यस्य लक्ष्यस्य व्यंग्यश्चेति त्रिधा मतः। वाच्य, लक्ष्य और व्यंग्य, इस प्रकार से अर्थ तीन प्रकार का माना गया है। फिर शब्द शक्तियों का वर्णन आता है। तो जो वाच्य अर्थ को बताने वाली शब्द शक्ति है वह अभिधा होती है और लक्ष्यार्थ को बताने वाली शक्ति लक्षणा है, व्यंग्यार्थ को बताने वाली शक्ति व्यंजना है। इस प्रकार शब्द की शक्तियां तीन हैं, अभिधा शक्ति, लक्षणा शक्ति और व्यंजना शक्ति। इन सभी का पूर्ण विस्तार के साथ इस कोर्स में वर्णन किया गया है। इसके उपरांत प्रोजडी यानी छंदः शास्त्र, इस छंदः शास्त्र के अंतर्गत छंदोविंशतिका का अध्ययन कराया गया। देखिए छंद शास्त्र का महत्व, तो छंद क्यों इंपॉर्टेंट है, छंद को क्यों पढ़ना चाहिए, हमने क्यों ही पढ़ा पूरे लेक्चर्स में छंदों को। तो देखिए यद्यपि ये जो स्लाइड है ये जब हमने छंदों का प्रारंभिक परिचय दिया था उसके साथ बताना आवश्यक था और यहाँ चूंकि हम समराइज कर रहे हैं अपनी बात को आज, तो यहाँ पर इसीलिए शॉर्ट में दिया है। कभी आपको यही देखना हो कि इसमें क्या क्या है तो आप इसको देखिएगा लेक्चर को, आपको पूरा पता चलेगा। तो छंदों का महत्व बताते हुए आचार्य पाणिनि ने पाणिनीय शिक्षा में 6 वेदांगों का उल्लेख किया है। शिक्षा, व्याकरण, छंद, निरुक्त, ज्योतिष और कल्प। ये शब्द रूपी वेद ब्रह्म के शरीर के अंग हैं। इनसे वेदार्थ का ठीक ठीक ज्ञान होता है। इनमें से छंद को वेद ब्रह्म के पैर माना जाता है। जिस प्रकार पैर मानव जीवन का, मानव शरीर का आधार हैं, उसी प्रकार वेदों का आधार छंद है। वेदों की स्थिति पद्यात्मक मंत्रों पर निर्भर है। छंदः पादौ तो वेदस्य हस्तौ कल्पो अथ पठ्यते, ये पाणिनीय शिक्षा में कहा गया है आचार्य पाणिनि के द्वारा। देखिए छंद भावों को सूक्ष्म रूप देते हुए पद्यात्मक बनाता है। छंद गेय होते हैं, सरलता से स्मरण होते हैं। छंदों में अनावश्यक विस्तार न होकर सूत्र रूप में बात कही जाती है। छंदों में मधुरता है, आकर्षण है, संगीतात्मकता है और स्थायित्व है। छंद काव्य को स्थायित्व देते हैं, गद्य स्थायित्व नहीं दे पाते हैं। छंद रचना प्रतिभा का प्रकाशन है। जब हम काव्य का निर्माण करते हैं तो यदि हम
महाकाव्य का निर्माण कर रहे हैं या खंड काव्य का निर्माण कर रहे हैं तो वह छंदोबद्ध ही होना चाहिए। छंद के अंग हमने समझाए, वर्ण एवं मात्रा, पाद यानी चरण, गण, यति अथवा विराम और गति। छंदों में शतिका में इसके नाम से ही पता चल रहा है कि 20, तो छंदों में शतिका में 20 छंद आपको पढ़ाए गए। इनके नाम देखिए, आर्या, अनुष्टुप, इंद्रवज्रा, उपेंद्रवज्रा, उपजाति, शालिनी, वियोगिनी, दोधक, तोटक, भुजंग प्रयात, वंशस्थ, वसंत तिलका, मालिनी, हरिणी, शिखरणी, मंदाक्रांता, शार्दूल विक्रीडित और श्रद्धरा। ये 20 छंद नेट की परीक्षा में लगे हुए हैं, तो उनको याद करना, उनको अच्छे से समझना और जो पद्य आपको दिया गया है उसमें छंद का निर्धारण करना, ये सभी बातें इसमें सिखाई गई। और इसके साथ साथ इस पूरे जो व्याख्यान में हमने जहां छंदों शतिका प्रारंभ हुई तो जितने भी छंद हैं उन सभी को, लगभग सभी की गायन विधि भी आपको सिखाई। गायन विधि को सीखने से आपको ये लाभ होगा कि ये जो आप लोग भूल जाते हैं छंद कि कैसे हमें याद करना है, तो अभी इसमें बताया गया छंद की महत्ता में कि छंद गेय होते हैं और स्मरण करने योग्य होते हैं। तो जैसे हम किसी गाने को जो लय बना देते हैं हमारे संगीतकार, उसी लय में गाते हैं तो वही लय में आपको हमेशा याद रहता है, आप कभी नहीं भूलते हैं। तो ऐसे ही जो छंदों की लय मैंने आप सभी को बताई है वह आप उसी प्रकार से सीखें और उसी प्रकार से उसको गाएं, तो निश्चित रूप से आपके जो छंद वाला पाठ्यक्रम है जो कि प्रतियोगिताओं में लगा है, सारी प्रतियोगिताओं में है और नेट जेआरएफ के लिए बहुत आवश्यक है, वो सब आप बहुत आसानी से सीख जाएंगे। इसीलिए पोएटिक्स एंड प्रोजेडी का यह जो पाठ्यक्रम है यह विशेष है और इसी विशेषता को हमने कोशिश की है कि आपको हम अच्छे से सिखा पाएं। धन्यवाद कहने से पहले मैं आप सभी के लिए एक शुभकामनाएं देना चाहती हूं कि इन जो भी हमारे व्याख्यान रहे उनको आप अच्छे से सुने और साथ साथ लिख कर देखें, पुस्तक जरूर खरीदें। ये बातें मैंने कई बार लेक्चर में कही भी हैं, लेकिन अंत में मैं आपको अवश्य इनका स्मरण करा रही हूं कि ये आपको करना ही है। तो प्रार्थना, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। धन्यवाद।